मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया 91 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में निमी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये पार्ट थर्ड है। पार्ट सेकंड में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व करा रखा है। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 के आगे का सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। ये जितने भी 2 ईयर ट्रेड के बच्चे हैं और सेकेंड ईयर में हैं तो उनके लिए ये ख़ास तौर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है उसमें इसी से सब क्वेश्चन आया हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन आता है 50 नंबर का। यदि आप इसे पूर्ण रूप से सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 50 नंबर कहीं नहीं जाएगा। आप श्योर हो जाइए कि आप पढ़े हैं तो आपका 25 क्वेश्चन सही होगा। यदि आप स्किल इंडिया पढ़े हैं तो आप निश्चिंत होकर के अपना पेपर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और क्वेश्चन इसी में से आएगा। क्योंकि देख रहे हैं पिछले 2 साल से कोविड चल रहा है और कोविड के दौरान वो लोग थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिए हैं पेपर में। जैसे पिछली बार पेपर हुआ था तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ था निमी का। वो लोग इससे ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम में बच्चे पढ़े नहीं हैं क्लासरूम में, तो इस वजह से वो लोग एक बैंक तैयार किए हैं और उसी क्वेश्चन बैंक में से वो लोग क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि बच्चे आसानी से पास हो जाएं। क्योंकि यदि वो इधर उधर से क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो शायद हो सके क्लासरूम में ना बच्चे पढ़े हैं तो फेल हो जाएं या फिर उनका बैक लग जाए। तो इससे बचने के लिए आप अपनी तैयारी पूर्ण रखिए और स्किल इंडिया से जुड़ करके आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो या फिर ट्रेड थ्योरी हो, ये सारा मटेरियल जा करके हमारे प्लेलिस्ट में एक बार विजिट करिए। सारा कुछ A to Z सीरियल नंबर से पढ़ाया गया है। आपको किसी अन्य चैनल पे विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि हमारे यहाँ आप पढ़ते हैं तो हम आपको एश्योर कर देते हैं आप 100 आउट ऑफ 100 गेन कर सकते हैं यदि आप अच्छे से पढ़े हैं तो आइए आपका बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाइल वी आर एट होम आर विद फ्रेंड्स वी यूज वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए ये बोल रहा है कि यदि हम अपने घर पे हैं या अपने मित्र के साथ हैं तो हम किस प्रकार का कम्युनिकेशन करेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन में इन्फ्लुएंस, इनफॉर्मल, फॉर्मल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब हम घर पे रहते हैं या फिर दोस्तों के साथ रहते हैं तो हम इनफॉर्मल ही यूज करते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। फॉर्मल ऑफिस में यूज करते हैं अपने सुपरवाइज़र, HR के लिए, और कहीं पे भी आप जाते हैं जहाँ पे औपचारिक रूप से बात करना है, फॉर्मल रूप से बात करना है तो आप वहाँ पे बात करते हैं फॉर्मली। लेकिन अपने दोस्त या घर में रहते हैं तो आप इनफॉर्मल तरीके से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हेन वी ग्रीट अवर सुपीरियर्स, मैनेजर्स एंड बॉस वी ग्रीट देम। ये बोल रहा है कि यदि हमें अपने से बड़ों का, जैसे सुपीरियर हैं, हमसे बड़े हैं, क्लास में बड़े हों या एज में बड़े हों, किसी भी तरीके से बड़े हों, या फिर मैनेजर या बॉस को यदि हमें ग्रीट करना है तो हम कौन सा कम्युनिकेशन यूज करेंगे, इनफॉर्मली, कैजुअली, फॉर्मली, इंडिफरेंटली। यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि आप अपने से बड़े जैसे सुपीरियर हों, सुपरवाइज़र हों या मैनेजर हों या फिर बॉस हों, यदि उनसे बात करना है तो आप फॉर्मल तरीके से बात करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इनफॉर्मल नहीं बात करेंगे, कैजुअली भी नहीं बात कर सकते हैं, इंडिफरेंटली एक अलग चीज़ है, ये नहीं सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्पोकन कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली बट आल्सो। देखिए ये पूछ रहा है कि स्पोकन कम्युनिकेशन जो हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये केवल है और नहीं है। तो इसमें देखिए वर्बल, नॉन वर्बल, स्पीकिंग, राइटिंग, स्पीकिंग फॉर्मल, राइटिंग इनफॉर्मल। तो देखिए जो स्पोकन कम्युनिकेशन होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, साथ ही साथ नॉन वर्बल भी होता है। देखिए कोई भी चीज़ हम बोल के बताते हैं, बोल रहे हैं, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है, जैसे हम बोल करके पढ़ा रहे हैं तो ये वर्बल है। लेकिन यदि हम बिना बोले यदि कोई शब्द लिख करके दे देते हैं तो वो नॉन वर्बल हो जाता है, जैसे हम गेस्चर के थ्रू बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, व्हाट वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड बट विथ बॉडी लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये बोल रहा है कि यदि हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं बिना शब्द का, बॉडी लैंग्वेज का यूज करके,
तो देखिए उसे कौन सा कम्युनिकेशन बोलेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि यदि आप बिना शब्दों का उपयोग किए हुए अपने बातों को दूसरे तक पहुंचा देते हैं तो उसे बोलते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे वही पूछ रहा है कि बिना शब्द का उपयोग किए हुए आप बॉडी लैंग्वेज का यूज करके अपना कम्युनिकेशन जो इस्टेब्लिश करते हैं सामने वाले के साथ उसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 40 देखिए, वर्किंग विथ अदर्स टू फाइंड अ म्यूचुअली एग्रीएबल सोल्यूशन इज कॉल्ड। देखिए बोल रहा है कि यदि हम किसी के साथ कार्य कर रहे हैं और उसके साथ एक ऐसा सोल्यूशन साथ में मिल करके ढूंढ रहे हैं तो उस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे। तो देखिए इस कंडीशन को मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे आप हैं और आपके एक फ्रेंड हैं, अब दोनों लोग मिल करके कोई चीज़ बना रहे हैं या फिर कोई एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई डिसीजन लेना है और आप दोनों लोग अपना अपना मत रख रहे हैं एक जगह, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा जिस पे आप दोनों लोग एग्री करते होंगे एक पॉइंट पे, तो उसे बोलते हैं नेगोशिएशन। क्वेश्चन 41 देखिए, कम्युनिकेशन विथ एन ऑर्गेनाइजेशन विथ सुपीरियर एंड कैन बी विथ फ्रेंड एंड कॉलेजियस। ये बोल रहा है कि यदि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने सुपरवाइज़र के साथ एंड कैन बी विथ फ्रेंड एंड कॉलेजियस और कॉलेज फ्रेंड के साथ, तो वहाँ पे किस प्रकार का कम्युनिकेशन होगा। इनफॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन वर्बल, इनफॉर्मल। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हैं अपने सुपीरियर के साथ तो वहाँ पे आप फॉर्मल तरीके से बात करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में फॉर्मल थर्ड वाले में दिया है, तो देखिए इसमें फॉर्मल हो जाएगा एंड कैन बी विथ फ्रेंड एंड कॉलेजियस। और मैंने बताया था कि यदि आप अपने दोस्त या कॉलेजियस के साथ बात करते हैं तो इसका मतलब आप वहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेट कर रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है आप दोनों के बीच में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, हाउ हैव यू बीन, आर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए जब हम किसी से मिलते हैं तो कुछ बात करते हैं, जैसे उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं और पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आपसे मिलके अच्छा लगा। तो इस तरीके से जो बात करते हैं उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग, इनफॉर्मल ग्रीटिंग, सुपीरियर्स, ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए इसे बोलते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग। जब इस तरीके से बात करते हैं, गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, नाइस टू मीट यू मतलब आपसे मिलके अच्छा लगा, आप कैसे हैं, तो इस तरीके का जो ग्रीटिंग होता है, इस तरीके का जो रेस्पेक्ट आप पे कर रहे हैं सामने वाले को, उसे बोलते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग। क्वेश्चन नंबर 43 है, राइटिंग ईमेल, लेटर, मेमो, ऑर्डर, फिलिंग फॉर्म्स, मिनट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल एंड कोटेशन आर एग्जाम्पल ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। ये बोला है कि आप ईमेल लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, मेमो लिख रहे हैं, ऑर्डर, फिलिंग फॉर्म, मिनट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल, कोटेशन, ये एक अलग मेथड है। जैसे ईमेल लिखने का, लेटर लिखने का, मेमो लिखने का, ऑर्डर लिखने का एक तरीका होता है। तो उसमें बोल रहा है कि आप जो कम्युनिकेट करते हैं इन सभी के माध्यम से उसे कौन सा कम्युनिकेशन बोलते हैं, इनफॉर्मल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, वर्बल। तो देखिए जो लेटर के माध्यम से हम बात करते हैं उसे बोलते हैं नॉन वर्बल। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, राइटिंग अ लीव लेटर इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये बोल रहा है कि यदि आप छुट्टी लेने के लिए लिख रहे हैं लेटर तो उसे कौन सा कम्युनिकेशन बोलेंगे, फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हम लेटर लिखते हैं उसे बोलते हैं फॉर्मल। बोला जाता है ना कि फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं या इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो जो फॉर्मल लेटर होता है उसे हम ऑफिस में देते हैं। आप छुट्टी लेने के लिए किसी को लेटर लिख रहे हैं तो उसे बोलते हैं फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज़ बीन टू बी ऑन द 1 नवंबर। ये बोल रहा है कि जो एनुअल स्टाफ मीटिंग है वो होने जा रहा है 1 नवंबर को। तो इसमें क्या फिल करेंगे, कंडक्टेड, कन्फर्म्ड, लिसेंड, कंडक्टेड, कंडक्टेड, लिसेंड, कन्फर्म्ड, कंडक्टेड। देखिए कोई भी एनुअल स्टाफ मीटिंग हो या कोई सा भी मीटिंग हो, यदि वो कंफर्म हो जाएगा तभी कंडक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले ही कंडक्ट करवा दे रहे हैं, बाद में कंफर्म हो रहा है। लिसन, कंडक्ट, इसमें यहाँ पे देखिए कंफर्म्ड और कंडक्टेड के ही बीच में कंट्रोवर्सी है। तो यहाँ पे देखिए
प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज़ बीन कन्फर्म्ड, मतलब एनुअल स्टाफ मीटिंग कन्फर्म हो चुका है कि वो कंडक्ट होगा 1 नवंबर को। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, रीना हैज़ टू अवेल लीव फॉर 2 days टू हर कजन वेडिंग, सी हैज़ द लेटर टू सुपरवाइज़र। ये बोल रहा है कि रीना जो हैं वो छुट्टी लेने वाली हैं अपने कज़न के वेडिंग के लिए, तो वो ऑलरेडी सबमिट कर चुकी हैं लेटर छुट्टी के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या फिलअप किया जाएगा। सबमिटेड, अटेंड, प्लान्ड, प्लान्ड, अटेंड, सबमिट, प्लान, अटेंड, सबमिट, प्लान्ड, अटेंड, सबमिट। यहाँ पे देखिए रीना हैज़, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पे प्लान्ड होगा। यदि वो प्लान कर रही हैं तभी तो फिर लीव लेंगी वेडिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे प्लान किस में है, प्लान्ड एक, इसमें प्लान है, इसमें देखिए फर्स्ट फॉर्म में है, तो ये नहीं होगा, प्लान्ड होगा। तो देखिए बी और डी इन दोनों में आप देखेंगे, रीना हैज़ प्लान्ड टू अटेंड लीव फॉर 2 days टू अटेंड हर कजन वेडिंग। यहाँ पे अटेंडेड नहीं होगा, यहाँ पे अटेंड होगा। तो देखिए यहाँ पे अटेंड, यहाँ पे भी अटेंड है, तो इन दोनों में ये कॉमन है। आगे बढ़ते हैं, सी हैज़ सबमिटेड द लेटर टू द सुपरवाइज़र। यहाँ पे देखिए हैज़ जो है प्रेजेंट परफेक्ट है और इसके साथ थर्ड फॉर्म लगता है, तो देखिए सबमिट और यहाँ पे सबमिटेड है, तो थर्ड फॉर्म ये सबमिटेड है, इस वजह से इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इमेजिन यू हैव ABC कंपनी एज अ क्राफ्ट्समैन एन ईमेल टू सेंड टू योर सुपरवाइज़र। यहाँ पे देखिए क्या फिलअप करना है इन दोनों जगह पे। इमेजिन यू हैव ज्वाइंड, देखिए यू हैव यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सबसे पहले ज्वाइंड होगा, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं हम ज्वाइंड। यहाँ पे देखिए बी, सी और डी के बीच में हम अब देखेंगे यू हैव ज्वाइंड ABC कंपनी एज अ क्राफ्ट्समैन, और फिर उसके बाद आगे देखिए रिटेन, ये तो गलत है, रिटेन रोट राइट एन ईमेल टू बी सेंड टू योर सुपरवाइज़र। यहाँ पे देखिए रिटेन नहीं होगा, रोट भी नहीं होगा, राइट होगा यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। इमेजिन यू हैव ज्वाइंड ABC कंपनी एज अ क्राफ्ट्समैन, राइट एन ईमेल टू सेंड टू योर सुपरवाइज़र। इसका मतलब कि आप कोई ABC कंपनी ज्वाइन किए हैं और उसके बाद आप अपने सुपरवाइज़र को एक लेटर लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, द रोल ऑफ सुपरवाइज़र टू इंस्ट्रक्शन टू क्राफ्ट्समैन ऑन सेफ्टी इन अ वर्क प्लेस। देखिए इन दोनों जगह पे आपको फिलअप करना है। ऑप्शन देखते हैं, प्लेड गिव, प्लेड गेव, प्ले गिव, प्लेड गिवन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्म में ही भरेंगे कोई भी चीज़, तो यहाँ पे देखिए प्ले भरेंगे, प्ले द रोल ऑफ सुपरवाइज़र, मतलब वो सुपरवाइज़र का रोल निभा रहे हैं वहाँ पे। टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द क्राफ्ट्समैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, देख रहे हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्राफ्ट्समैन ट्रेनीज़ को कि कैसे आप वर्क प्लेस में कार्य करेंगे, उसके लिए इंस्ट्रक्शन वो दे रहे हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, अ नोट टू बी टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी। देखिए इन दोनों प्लेस पे आपको भरना है। ऑप्शन देखते हैं, रिटेन सर्कुलेट, राइट सर्कुलेट, राइट सर्कुलेटेड, रिटेन सर्कुलेटेड। देखिए यहाँ पे आप भरेंगे राइट अ नोट टू बी सर्कुलेटेड टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी। देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। सबसे पहले हम राइट भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म में गिवन है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले हम थर्ड फॉर्म में नहीं भरेंगे, ये सबसे पहले राइट मतलब लिख रहे हैं सिंपली। तो यहाँ पे यदि आप ग्रामर पढ़े होंगे तो ग्रामर के पोर्शन में आप देखेंगे कि सबसे पहले थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे राइट लिखेंगे, राइट अ नोट टू बी, और टू बी के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं सर्कुलेटेड, यहाँ पे होगा, यहाँ पे सर्कुलेट है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा इस वजह से। क्वेश्चन 50 देखिए, मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग्स टू द प्लेस अवर लिव्स इन। ये बोल रहा है कि अपने आसपास जो लोग रहते हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, वर्क प्लेस, फैसिलिटीज़, सिटी, नेबरहुड। देखिए जो हमारे घर के आसपास के लोग होते हैं उसे हम नेबरहुड या पड़ोसी बोलते हैं हिंदी में, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। वर्क प्लेस नहीं बोलते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं बोलेंगे, सिटी भी नहीं बोलेंगे, इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, अ टाउन इज देन अ विलेज
बट देन अ सिटी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन लार्जर, स्मॉलर, स्मॉल लार्ज, स्मॉलर लार्ज, स्मॉलर लार्ज। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे देखिए अ टाउन इज स्मॉलर देन विलेज। ऑप्शन गलत है, टाउन जो होता है विलेज से बड़ा होता है। तो यहाँ पे भरा जाएगा अ टाउन इज़ लार्जर देन विलेज बट स्मॉलर देन सिटी। जो टाउन होता है वो गांव से बड़ा होता है लेकिन सिटीज़ छोटा होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है वी बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। देखिए ये बोल रहा है कि यदि हम लाइब्रेरी से बुक लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बाई, सेल, बारो, नन। हम लाइब्रेरी से बुक खरीदते नहीं हैं, लाइब्रेरी से बुक खरीदा नहीं जाता है, वहाँ से इशू करा करके हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम सबमिट कर देते हैं। सेल भी नहीं करते हैं हम लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी वाले खुद ही जा कर के अपनी बुक खरीदते हैं मार्केट से, वो बल्क में ख़रीदते हैं क्योंकि लाइब्रेरी में कलेक्शन होता है बुक का अलग अलग। बारो करते हैं, देखिए लाइब्रेरी में हम जाते हैं, उधार मांगते हैं लाइब्रेरी वाले से बुक और फिर उसके बाद पढ़ने के बाद हम दे देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। खरीदते नहीं हैं, बेचते भी नहीं हैं लाइब्रेरी को, हम यहाँ पे बारो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है देयर आर अ कॉफ़ी शॉप द पार्क। यहाँ पे दोनों जगह पे आपको फिलअप करना है। ऑप्शन देखिए आर नेक्स्ट टू, इज नेक्स्ट टू, इज नेक्स्ट, आर नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए आप फिलअप करेंगे देयर इज अ कॉफ़ी शॉप, इसका मतलब कि वहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप है, उसके जस्ट बगल में पार्क है, नेक्स्ट टू द पार्क। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। देयर आर अ कॉफ़ी शॉप नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे देखिए कॉफ़ी शॉप्स होता तो आर यूज कर सकते हैं, ये सिंगुलर है, एक कॉफ़ी शॉप है, इस वजह से यहाँ पे इज लगाएंगे। और नेक्स्ट टू का मतलब होता है कि उसके आगे पार्क है। आई मीन कि यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि हम किस तरीके से ग्रामेटिकल पोर्शन को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो उस समय आपको सब कुछ समझाया जाएगा कि कौन सा सेंटेंस कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं तो आपको ज़्यादा डीप में नहीं समझा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप जानते ही हैं बहुत बच्चे स्किप करके चले जाते हैं, बोर होने लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम थोड़ा सा शॉर्ट वे में समझाने का प्रयास करते हैं। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आपका। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक एक करके आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा।